हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने स्टोन को डिस्कस कर लिया था, है ना। और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस स्टोन्स के लगा लिए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टिम्बर। टिम्बर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे। तो हम टिम्बर को स्टार्ट करते हैं। टिम्बर, ठीक है। टिम्बर जो वर्ड है, टिम्बर वर्ड जो है वो कहाँ से आया? तो टिम्बर वर्ड जो है इंग्लिश का एक ओल्ड वर्ड है, टिम्ब्रियन। टिम्ब्रियन वर्ड होता, वहाँ से हमारा टिम्बर वर्ड निकल के आया। और टिम्ब्रियन का मतलब होता है बिल्ड, ठीक है। इस टिम्ब्रियन का मतलब होता है बिल्ड या बनाना, है ना। तो ये टिम्बर एक्चुअली में है क्या? कोई भी ट्री है, ट्री से हमको क्या मिलती है? हमको लकड़ी मिलती है या वुड मिलती है ना। यदि हम उस वुड को इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, यदि हम वुड को इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? टिम्बर बोल देते हैं। इफ वुड इज यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पस इट्स कॉल्ड टिम्बर, ठीक है। तो टिम्बर आप सबने देखा, टिम्बर का हर जगह पर यूज होता है, फर्नीचर बनाने में या बहुत सारी चीज हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे, बिल्डिंग मटेरियल में बहुत सारी जगह पर टिम्बर का यूज किया जाता है ना। तो एक्चुअली में इस टिम्बर को यदि हम किसी भी वुड को इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? टिम्बर बोलते हैं। अब इस टिम्बर को भी क्लासीफाई किया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर यदि हम देखें तो सबसे पहले हमारी होती है स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर क्या होती है? स्टैंडिंग टिम्बर वो टिम्बर जो डायरेक्ट हमको लिविंग ट्री से मिलती है। किससे मिलती है? लिविंग ट्री से मिलने वाली टिम्बर को ही हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अभी हमने अपने पेड़ को क्या है, या जो हमारा ट्री है उसको अभी कट नहीं किया, वो लगा हुआ है और वो लिविंग है ना, मतलब जिंदा है। तो उससे जो हमको डायरेक्ट टिम्बर मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग टिम्बर। नेक्स्ट है हमारा रफ टिम्बर। रफ टिम्बर क्या होता है? अब हमने पेड़, हमारा जो ट्री है उसको हमने क्या किया? उसको गिरा लिया, या उसको बोल सकते हैं हमने उसको क्या कर दिया? काट दिया। तो उससे जो टिम्बर हमको मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? रफ टिम्बर बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टेड टिम्बर। कन्वर्टेड टिम्बर क्या? अब रफ टिम्बर जो है हमारे पास, उसको हमने क्या कर लिया? कॉमर्शियल साइज में, किसी भी साइज और शेप में उसको क्या कर दिया? कट कर दिया। और उससे जो हमको टिम्बर मिल रही है उसी को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्टेड टिम्बर। नाम से समझ में आ रहा है हमारा स्टैंडिंग टिम्बर, रफ टिम्बर और कन्वर्टेड टिम्बर, मतलब प्रॉपर साइज एंड शेप से जो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद जो हमको टिम्बर मिल रहा है वो हमारी क्या होगी? कन्वर्टेड टिम्बर। अब ये टिम्बर हमको मिलती कैसे? ट्री से मिलेगी, है ना। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से ट्री होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, ठीक है। तो हमारा जो ट्री है, ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है एक्सोजीनियस ट्री और एक हमारा होता है इंडोजीनियस ट्री। नाम से समझ में आ रहा है, यहां पर लिखा हुआ है एक्सो और यहां पर लिखा हुआ है इंडो। एक्सो का मतलब बाहर की तरफ और इंडो का मतलब अंदर की तरफ, है ना। एक्सोजीनियस ट्री और इंडोजीनियस ट्री। तो एक्सोजीनियस ट्री होते क्या है एक्चुअली में? तो एक्सोजीनियस ट्री ग्रो बल्क इन आउटवर्ड, मतलब जब ये बढ़ते हैं तो ये आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पर नहीं बढ़ते, ये चारों साइड मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में आपके ये बढ़ते हैं, है ना। और यदि मैं इंडोजीनियस की बात करूं तो ये कैसे होते हैं? इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब सीधे सीधे इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब सीधे सीधे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डायरेक्ट बढ़ते हैं। जैसे हमारा बांस हो गया, जिसको हम बंबू बोलते हैं, बंबू हो गया, केन हो गया, पाम हो गया, सीधे सीधे आपके बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। जबकि यदि मैं बात करूं एक्सोजीनियस की, तो एक्सोजीनियस जो है चारों दिशाओं में, चारों डायरेक्शन में, वो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं ना। तो ग्रो बल्क इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब यदि हम बात करते हैं इस पर, नेक्स्ट रिंग आर डिस्टिंक्ट। तो हमारी जो ट्री होती है, यदि हम उसका क्रॉस सेक्शन ले लें, उसका क्रॉस सेक्शन लें यदि हम हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन, तो उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से होगा आपका, कुछ इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन है सपोज। तो इस पे क्या होता है? ये वाला पोर्शन हमारा जो होता है पिथ होता है, और उसके बाद इस पे कुछ रिंग्स कुछ इस तरीके से बनती हैं, है ना। कुछ इस तरीके से इसको रिंग्स बनती हैं। तो ये जो रिंग्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। ये जनरली एक साल में एक बनती है, जनरली, है ना। तो एक साल में एक बनती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग्स बोलते हैं। तो रिंग्स क्या होती हैं जनरली? जो हमारा एक्सोजीनियस ट्री है इसमें ये रिंग्स जो है वो साफ साफ दिखाई देती हैं। रिंग्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब साफ दिखाई देना। नेक्स्ट है इसकी जो रिंग का फॉर्मेशन है, ये जो रिंग्स हैं ये एक एक साल में एक एक रिंग क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है जनरली, है ना। वन रिंग फॉर्म इन वन ईयर। और जो हमारा एक्सोजीनियस ट्री है इसका जो जनरली यूज जो है अपन इंजीनियरिंग पर्पस में ज्यादा करते हैं एक्सोजीनियस ट्री का, है ना। ये दो तरीके की होती हैं, एक होता है हमारा कॉनिफर ट्री और एक हमारा होता है डेसिडियस ट्री। यहीं पे हम देख लेते हैं इंडोजीनियस, इसका जस्ट अपोजिट। इंडोजीनियस नाम से समझ में आ रहा है, इंडो मतलब ये इनवर्ड डायरेक्शन पे या बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ग्रो करता है। और इसका जो यूज है वो लिमिटेड, इंजीनियरिंग पर्पस में इसका जो है एप्लीकेशन जो है वो बहुत कम है, लिमिटेड है ना। तो इसके एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाता है? बंबू, केन और पाम। अब हम देख लेते हैं जो हमने एक्सोजीनियस पढ़ा है, एक्सोजीनियस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कॉनिफर ट्री और डेसिडियस ट्री, है ना। तो कॉनिफर ट्री क्या होते हैं और डेसिडियस ट्री क्या होते हैं? कॉनिफर नाम से समझ में आ रहा है कौन, तो इस पे जो फ्रूट्स होते हैं, कॉनिफर ट्री में जो फ्रूट्स होते हैं वो किस शेप में होते हैं? हमारे कौन शेप के होते हैं? इसके फ्रूट्स कौन शेप में होते हैं? और हमारा कॉनिफर कैसा होता है? एवरग्रीन होता है। एवरग्रीन का मतलब इसमें हमेशा पत्तियां रहती ही हैं, है ना। मतलब जब तक इस पे नई पत्तियां नहीं आ जाएंगी तब तक पुरानी पत्तियां इसकी गिरती नहीं है। तो एवरग्रीन होते हैं,
कॉनिफर ट्रीज। और इसकी जो लीव्स है, मतलब इसकी जो पत्तियां वो कैसी होती है, नुकीली होती है, निडल होती हैं, निडल शेप में होती है। और इस पे जो एनुअल रिंग्स, मतलब एनुअल रिंग्स मतलब इनकी बात कर रहे हैं, ये हमारी एनुअल रिंग्स हैं। इसकी जो एनुअल रिंग्स हैं वो कैसी होती हैं, डिस्टिंक्ट। अभी हमने देखा एक्सोजीनियस की जो एनुअल रिंग्स होती है वो कैसी होती हैं, डिस्टिंक्ट होती है। तो कॉनिफर की जो एनुअल रिंग्स हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं। अच्छा, इन एनुअल रिंग्स को जो बाइंड करने का काम करती हैं वो कुछ इस तरीके से, इसमें मेडुलरी रेज होती हैं, है ना। ये इनको अपन बोलते हैं, जो इनको बाइंड करने का काम कर रही हैं, इनको अपन बोलते हैं मेडुलरी रेज। तो जब एनुअल रिंग्स डिस्टिंक्ट है तो मेडुलरी रेज क्या हो जाती है, इनडिस्टिंक्ट, मतलब ये साफ दिखाई नहीं देती है हमारी कॉनिफर ट्री में। ठीक है, कॉनिफर ट्री को हम सॉफ्टवुड भी कह सकते हैं। सॉफ्ट होती है क्योंकि लाइट वेट होता है, इसका वेट लाइट होता है। कलर इनका कैसा होता है, लाइट कलर में होती हैं। और इनका जो कॉनिफर का जो यूज है अपन लिमिटेड इंजीनियरिंग पर्पस के लिए होता है, मतलब बहुत कम यूज किया जाता है कॉनिफर को, किसके कंपेयर में, डेसिडियस के तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेसिडियस ट्री जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें जो लीव्स होते हैं, इसमें जो इसकी जो पत्तियां थी वो कैसी थी, नुकीली थी, है ना। इसकी जो लीव्स है वो कैसी है, ब्रॉड, है ना, चौड़ी है। नेक्स्ट, जनरली यदि इसकी बात करें तो ये कैसा होता है, एवरग्रीन होता है हमारा कॉनिफर ट्री। लेकिन यदि डेसिडियस ट्री की बात करें तो डेसिडियस ट्री जो होता है ये, इसमें जो एंटम के टाइम पे पत्तियां जो है वो गिर जाती है, पतझड़ के टाइम पे पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं, और बसंत के टाइम पे, स्प्रिंग के टाइम पे नई पत्तियां आ जाती हैं। एनुअल रिंग की यदि हम बात करते हैं तो एनुअल रिंग इसमें इनडिस्टिंक्ट होती है, जबकि मेडुलरी रेज इस पर डिस्टिंक्ट होती है। आईएमपी है कि इसमें जो एनुअल रिंग्स है डेसिडियस में ये कम दिखाई देती हैं, जबकि यदि बात करते हैं मेडुलरी रेज तो मेडुलरी रेज साफ साफ दिखाई देती हैं, ये हार्डवुड होती हैं। नेक्स्ट यदि देखा इनका जो कलर होता है, कलर कैसा होता है, हार्ड होता है। अब हार्डवुड है, यदि हार्डवुड है तो हार्डवुड होगा तो कलर कैसा होगा, इसका हार्ड होगा। वेट भी कैसा होगा, हैवी होगा। हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती हैं और स्ट्रांग होती हैं, है ना, ड्यूरेबल होती हैं और स्ट्रांग होती है। यदि इसके इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, कुछ अपन को एग्जाम्पल ट्री के नाम दे देगा और बोलेगा ये किसके अंतर्गत आते हैं, कॉनिफर के अंतर्गत आते हैं, या सॉफ्टवुड के अंतर्गत आते हैं, या हार्डवुड के अंतर्गत आते हैं। तो बबूल हो गया, महोगनी हो गया, ओक हो गया, साल हो गया, टीक हो गया, ये सारे के सारे हार्डवुड है या डेसिडियस ट्री हैं। अच्छा, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन एक्सोजीनियस का, ट्री का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, दो तरीके से और हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से एंड ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कुछ वैल्यू होगी, उसी के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब हमने इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से डिवाइड किया तो इसके 3 टाइप होते हैं, 3 क्लास में इसको डिवाइड किया जाता है, क्लास सी, क्लास बी एंड क्लास ए, इसकी वैल्यू के हिसाब से। और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो क्या होती है, किसमें आती है, आपकी किलो पास्कल में। यहाँ पे याद रखना किलो पास्कल में वैल्यू है। क्लास सी क्या होगा, यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो 5.6 से 9.8 तक है तो जो हमारा ट्री होगा वो किस टाइप का होगा, क्लास सी का होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 9.8 से 12.5 तक है तो वो क्लास बी होगा। और यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 12.5 से ज्यादा है तो क्या होगा, क्लास ए। यहां पर याद रखना उल्टा चल रहा है, उल्टा मत टिक कर देना एग्जाम पे, यहां से एग्जाम पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से तो हाई ड्यूरेबल, मॉडरेट ड्यूरेबल और हमारा लो ड्यूरेबल। इसकी बात करते हैं तो हम लाइफ के हिसाब से बात करते हैं। जिस भी ट्री की यदि लाइफ हमारी 10 ईयर से ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, हाई ड्यूरेबल हो जाएगा। यदि 5 ईयर से 10 ईयर के बीच में उसकी लाइफ है तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट ड्यूरेबल। और यदि लेस देन 5 ईयर है तो उसको क्या बोलेंगे, लो ड्यूरेबल। यहां तक की चीज समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में यदि बात करें तो 2 तरीके का स्ट्रक्चर होता है ट्री का हमारा, एक होता है मैक्रो स्ट्रक्चर और एक होता है माइक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा मैक्रो स्ट्रक्चर। और माइक्रो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जिसको हमको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़े उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो मैक्रो स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले हम इसके जो हमारा ट्री है उसके बेसिक पार्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इस पर हमारा जो पार्ट होता है 3 पार्ट मेन होते हैं। बेसिक पार्ट ऑफ ट्री क्या है हमारे 3 है, एक होता है ट्रंक, एक होता है क्राउन और एक होता है हमारा रूट, है ना। इस ट्रंक का काम क्या होता है, तो इस ट्रंक का काम होता है ये क्राउन को क्या करके रखता है, सपोर्ट करके रखता है ना। और इसमें ब्रांचेस होती हैं जिनकी सहायता से यदि हम बात करें फ्लोएम और जाइलम, तो जाइलम के थ्रू यदि मैं बात करता हूँ, ये जो रूट्स हैं, रूट्स क्या करती हैं, यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करके, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या पूरा ट्रंक की सहायता से फिर क्राउन में भेज देती हैं वाटर को। और हमको पता है कि जो हमारा ट्री होता है उसमें जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो इसकी लीव्स होती हैं उनके द्वारा ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन का निर्माण करता है। जब भोजन बन जाता है तो उसको ट्रांसफर ये किसके, फ्लोएम की सहायता से कहाँ, जड़ों तक पहुंचा देता है। तो हमारा बेसिक यदि बात करें ट्रंक का काम क्या होता है, सपोर्ट करना क्राउन को और खाना और पानी दोनों चीज प्रोवाइड करना हमारे पेट को, है ना। तो यदि हम बात करते हैं हमारा इसका काम, उसके बाद हम देखते हैं हमारा मैक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो स्ट्रक्चर में होता क्या है, जब हम यदि बात करते हैं तो हमारा जब ट्री जो है वो यंग एज में रहता है तो उस पर एक सिर्फ
छाल मतलब बोल सकते हैं बार्क आती है, और इसमें पूरे में क्या भरा रहता है, सैप होता है ना। और जब ये यंग एज में है इस पर सैप रहता है, और जैसे जैसे इसकी एज होती जाती है तो सैप क्या होता है, बार्क फैलता जाता है और सैप दूर जाता जाता है ना। तो यदि हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, ये बार्क हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इस पर कंपोनेंट कैम्बियम लेयर। जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा, ये बीच वाला पोर्शन जो है वो हार्ड होता जाएगा, और इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है हमारा कि इस पर एक भी सैप मौजूद नहीं रहती है ना। तो इस जो सेंटर वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पिथ, या इसी को हम मेड्यूला बोलते हैं, या इसी को हम कोर भी बोलते हैं, है ना। ये सबसे टफ पार्ट होता है, सबसे हार्ड पार्ट होता है हमारी वुड का। और अब स्टार्टिंग में यदि हम बात करते हैं पिथ, जो यंग एज में ये पूरे के पूरे ट्री को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। लेकिन आफ्टर जब इसकी यंग एज खत्म हो जाती है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये पूरी तरीके से जब इसकी सैप खत्म हो जाएगी तो सबसे हार्ड पार्ट होता है, और ये सेल्यूलोज का बना होता है ना। सबसे धीरे धीरे क्या होता है, इसके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे यदि यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सैप है। ये सैप पहले यहाँ पर थी तो ये आपका सॉफ्ट था, जैसे जैसे आपका ये सैप जिसकी एज होती जाएगी, रिंग्स बनती जाएंगी इस पर, है ना। तो जो सबसे पहली वाली रिंग होगी, जो इसके पिथ के पास की रिंग होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, हम हार्डवुड बोलेंगे। ये भी हमारा यदि बात करें तो ये हमारा हार्ड होता है ना। इस पर भी बहुत कम मात्रा में हमारी सैप होती है। जैसे जैसे हम और इसकी एज होती जाएगी, रिंग्स बढ़ती जाएंगी, हमारी एनुअल रिंग्स बढ़ती जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। और लास्ट वाला पार्ट जो रहेगा इसमें, इसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट वाली जो रिंग्स होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, सैपवुड बोलेंगे। तो ट्री की ग्रोथ में जो है यदि पार्टिसिपेट करने का काम कौन करती है, हमारी सैपवुड ही करती हैं। और इसके बाद यदि हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या होता है, सैपवुड के बाद हमारी आ जाती है कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर में हमारा क्या होता है, हमारा सैप भरा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है, ये इस पर एक मेडुलरी रेस बनी हुई है। मेडुलरी रेस का काम क्या है, हमारा ट्री को या जो एनुअल रिंग्स हैं उनको होल्ड करना, है ना। तो हमारा मेन इस पर क्या क्या चीज है, इस पर हम देख लेते हैं। मेडुलरी रेस है, सैपवुड है, हार्डवुड है, मेडुला है, कैम्बियम लेयर है, इनर बार्क है ना, और ये आउटर बार्क है। तो बार्क का मतलब आपका क्या होता है, छाल, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम इसका एक एक का फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ पिथ क्या होता है, तो पिथ अभी हमने देखा सबसे इनर वाला पार्ट, इनर मोस्ट सेंट्रल पार्ट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं, या इसी को हम मेडुला बोलते हैं, या इसी को हम कोर बोलते हैं, ठीक है। ट्री की एज और टाइप्स ऑफ ट्री के हिसाब से डिपेंड करेगा कि पिथ का साइज और शेप किस तरीके का होगा, है ना। जिस मतलब एज यदि ज्यादा होगी तो पिथ बड़ा होगा, है ना। एज यदि कम होगी तो पिथ का साइज क्या होगा, कम होगा। और टाइप्स ऑफ ट्री के हिसाब से भी उसका साइज और शेप डिपेंड होगा पिथ का। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं पिथ में, कि ये पिथ बना किसका होता है, तो ये सेल्यूलर मास का बना होता, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, इस पिथ का यूज क्या था, कि जब ये यंग एज में था तो ये क्या पूरे के पूरे ट्री को क्या कर रहा था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, न्यूट्रिशन इन यंग एज, है ना। और ये जब यंग एज के बाद जब इसकी पूरी की पूरी सैप खत्म हो चुकी है तो ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता, डजंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ट्री की ग्रोथ में सहायक नहीं होता ये हमारा पिथ, ठीक है, आफ्टर यंग एज। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या है, सैप हार्डवुड। तो ये इसके बाद जस्ट ये सबसे हार्ड पार्ट हो गया हमारा पिथ के जस्ट बाद हमारा क्या होता है, हमारा सैपवुड। और पिथ के बीच में जो लेयर होती है उसी को, या रिंग होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हमारी हार्डवुड बोलते हैं। तो इनर एनुअल रिंग सराउंडिंग द पिथ के सराउंड में जो हमारी रिंग्स है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हार्डवुड बोलते हैं। ये भी हमारा कैसा है, डेड पोर्शन है ट्री का, इसको भी हम कंसीडर करते हैं ये डेड पोर्शन। उसका डजंट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ, ये भी हमारा ग्रोथ में, ट्री की ग्रोथ में सहायक नहीं होता है। ये हमारा डार्क कलर में मौजूद होता है, और ये हमारा डार्क कलर में है, और इसी के कारण ट्री में क्या होती है, स्ट्रेंथ आती है और ड्यूरेबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो यहां पर हम सैप के पास पहुंचते जाएंगे, है ना। कैम्बियम लेयर में हमारी सैप भरी हुई है, तो अब हमारा सैपवुड आ गया। तो सैपवुड क्या होगा, सॉफ्ट होगा, नाम से समझ में आ रहा। आउटर एनुअल रिंग बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर। तो ये जो हमारी हार्डवुड है, यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो हार्डवुड पास, यहाँ पे जो एनुअल रिंग्स है वो ज्यादा पास पास में है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे एनुअल रिंग्स दूर दूर होती जाएंगी। तो ये जो लास्ट वाली एनुअल रिंग्स है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सैपवुड बोलेंगे। और सैपवुड है किसके किसके बीच में, तो हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में हमारी क्या होती है, सैपवुड होती है। सैपवुड का कलर कैसा होता है, लाइट कलर में होती है ना। और इसमें सैप है, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि यही वो पार्ट है जिसकी वजह से हमारी क्या होगी, ग्रोथ होगी ट्री की। टेक्स एक्टिव पार्ट इन ग्रोथ ऑफ ट्री, है ना। लेकिन यदि हम बात करें ग्रोथ में तो सहायक है, लेकिन सैपवुड के कारण किसी प्रकार की कोई स्ट्रेंथ नहीं मिलती, तो डोंट इंपार्ट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है हमारी कैम्बियम लेयर जिसमें आपका सैप भरा हुआ है। कैम्बियम लेयर क्या है, लेयर ऑफ सैप, इस पर सैप भरी हुई है बिटवीन किसके किसके बीच में, सैपवुड और इनर बार्क,
ठीक है। द पोर्शन विच हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सैप, यह जो कैम्बियम लेयर है, कैम्बियम लेयर वह पोर्शन है जहां पे जिसका अभी सैप वुड में कन्वर्ट होना बाकी है, ठीक है। और यदि बात कर रहे हैं, ये पॉइंट आईएमपी है, यहां से एग्जाम पे क्वेश्चन आता है कि यही वो पोर्शन है, कैम्बियम लेयर ही रिस्पॉन्सिबल है फ्यूचर ग्रोथ के लिए ट्री की। नेक्स्ट है हमारी मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज क्या है, जैसे मैंने ये बताया, ये एनुअल रिंग्स को क्या करके रखी हुई है, बाइंड करके रखी हुई है। रेडियल रेज होती है ये मेडुलरी रेज, और एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू द कैम्बियम लेयर, ये हमारी पिथ से लेकर कैम्बियम लेयर तक जुड़ी हुई है हमारी, है ना। और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, होल्ड एनुअल रिंग्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। जब ये एनुअल रिंग को होल्ड करके रखेंगे तो सीधी सीधी सी बात है, ये स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इनर बार्क या आउटर बार्क। तो बेसिकली हमारा जो बार्क है, बार्क का फंक्शन क्या होता है, ये आउटर अटैक, जो भी हमारे वेदरिंग एक्शन है या आउटर अटैक जो भी हो रहा है, उन सबसे क्या करता है, ये ट्री को बचाता है, प्रिवेंट करके रखता है। यहां तक की चीज समझ में आ गई, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारा कि अपरेंट ओनली एट ग्रेट मैग्निफिकेशन। तो जो हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर है, माइक्रो स्ट्रक्चर के लिए हमको किसी स्पेशल चीज़ की जरूरत पड़ती है देखने के लिए, जो माइक्रोस्कोप वगैरह की, तो इस पर स्पेशल मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ती है, बोल सकते हैं सीधे सीधे से देखने के लिए, है ना। तो हम इस पर देखेंगे कि यदि हम ट्री को देखते हैं तो, या पेड़ को देखते हैं तो उस पर जो बोल सकते हैं कि उस पर हो सकता है कि लिविंग सेल हो, या हो सकता है उस पर डेड सेल हो। तो हमको डेड सेल से कोई मतलब नहीं है, हम लिविंग सेल से मतलब रखते हैं। तो जो हमारा लिविंग सेल है, जब हम उसको देखेंगे तो लिविंग सेल जो है वो 4 प्रकार से हो सकता है। उस पर क्या क्या होता है लिविंग सेल पे, आपका मेम्ब्रेन्स होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, और आपका सैप होता है, और कोर होता है ना। जनरली ये सारी चीज बायोलॉजी में आती है, थोड़ी बहुत बायोलॉजी भी आपको पढ़नी चाहिए। मेम्ब्रेन्स, प्रोटोप्लाज्म, सैप और कोर, है ना। अब मेम्ब्रेन्स क्या होता है, तो मेम्ब्रेन्स एक ऐसा पार्ट होता है लिविंग सेल का जो कि आपका सेल्यूलर टिश्यू और सेल्यूलोज का बना होता है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसका ग्रैन्युलर होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, और विस्कस वेजिटेबल प्रोटीन्स, है ना, जो कि आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बने होते हैं। सैप अभी देख चुके हैं हम सैप। और कोर क्या होता है, ये भी सेम प्रोटोप्लाज्म के जैसे ही होता है, लेकिन इस पे क्या होता है, एक्स्ट्रा फास्फोरस प्रेजेंट होता है, और जो कोर होता है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप का होता है, ठीक है। जो हमारा लिविंग सेल है, यदि इसको हम फंक्शन के हिसाब से देखें तो ये 3 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है कंडक्टिव सेल, एक होता है हमारा मैकेनिकल सेल, और एक हमारा होता है स्टोरेज सेल। अब यदि इसके फंक्शन के हिसाब से, तो कंडक्टिव सेल का क्या फंक्शन होता है, तो जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स को रूट से ब्रांचेस एंड ब्रांचेस से ये लीव्स तक लेकर जाना ही काम क्या किसका होता है, कंडक्टिव सेल का काम होता है। नेक्स्ट हमारा मैकेनिकल सेल। तो मैकेनिकल सेल का बेसिक काम क्या होता है, बेसिक फंक्शन क्या होता है, यही क्या करता है, वुड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सेल। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज सेल। तो अभी हमने देखा जो हमारा फूड या जो न्यूट्रिएंट्स है उसको रूट से ब्रांचेस, और ब्रांच से हमारा कहां पर, लीव्स में लेकर गया था। लेकिन ये तो अभी सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में था। यदि मैं देखूं, यदि मेरे को इस डायरेक्शन पे भी लेकर जाना है इन सारे न्यूट्रिएंट्स को, तो ये काम कौन करता है, हमारा ये स्टोरेज सेल करती है ना। तो स्टोरेज सेल का बेसिक काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखना। दूसरी चीज, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी इसकी चीज है उसको क्या करना है, यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम किसका होता है, स्टोरेज सेल का। उसके बाद यदि हम बात करते हैं स्टोरेज सेल कहां पर जनरली पाया जाता है, तो जनरली जो मेडुलर, इनकी जो लोकेशन होती है स्टोरेज सेल की, वो मेडुलरी रेज में होती है, ठीक है। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। टिम्बर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रक्चरल, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट नंबर पे हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फर्स्ट नंबर पे हमारी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड शियर स्ट्रेंथ, ये क्या है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यदि हम देखें तो अलोंग द ग्रेन्स क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और अक्रॉस द ग्रेन्स की यदि बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। जैसे यदि मैं बात करूं, ये हमारा लॉग है, ये हमने ट्रंक को इस तरीके से काट लिया, ये हमारा एक लॉग है इस तरीके से। यदि मैं अलोंग द ग्रेन्स मतलब इस तरीके से बात करूं, ऐसे यदि लोड लगाने की बात करूं, तो इस पे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। तो अलोंग द ग्रेन्स इस पे स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। और यदि मैं अक्रॉस द ग्रेन्स मतलब मैं इस तरीके से बात करूं, अक्रॉस द ग्रेन, जैसे हमारा कॉलम होता है ना, कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम पे हमको स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। जबकि यदि मैं बीम की बात करूं, है ना, एग्जाम्पल में, तो यदि मैं अपना जो लॉग है इसको बीम की तरह रख दूं इस तरीके से और उस पर लोड लगाऊं, तो उसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी। जबकि यदि मैं बात करूं कंप्रेस करने पे, है ना, और यदि मैं इस पर इस तरीके से लॉग को इस तरीके से रख के इस पर लोड लगाऊं, तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। ऐसे यदि मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं, कंप्रेसिव लोड मतलब हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, है ना, और अक्रॉस द ग्रेन की यदि मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से,
इस तरीके से, है ना। अच्छा, इस पे हमको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, इस पे हमको कम स्ट्रेंथ मिलेगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ की यदि हम बात करते हैं तो टेंशन में मतलब यदि मैं बात करूंगा, टेंशन में मतलब इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो अलोंग द ग्रेन्स, इस पे भी अलोंग द ग्रेन्स स्ट्रेंथ ज्यादा मिलने वाली है टेंसाइल स्ट्रेंथ, और अक्रॉस द ग्रेन्स जो है यदि बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अच्छा, एक पॉइंट और देख लेते हैं हम, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर 4 to 5 टाइम्स मोर देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है 4 से 5 गुना, किससे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तुलना में। नेक्स्ट है हमारा शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें तो जो टिम्बर है, टिम्बर की शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, जनरली 6.5 मेगापास्कल से 14 मेगापास्कल, है ना। जनरली यदि शेयर की बात करें तो टिम्बर आसानी से काटा जा सकता है ना, इसलिए उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या है, कम है। कुछ और पॉइंट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, आईएमपी है, जैसे है हमारा टिम्बर जो है, हमारा टिम्बर कैसा मटेरियल है, हमारा नॉन होमोजीनियस। कई बार एग्जाम में आ जाता है टिम्बर किस तरीके का मटेरियल, तो याद रखना टिम्बर हमारा नॉन होमोजीनियस मटेरियल है। नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है, यदि मैं बात करूं होमोजीनियस मटेरियल, तो कोई भी मटेरियल, कुछ भी मटेरियल, अभी तो हम टिम्बर की बात कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट में टिम्बर की प्रॉपर्टी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जो होती है वो सारी की सारी हर एक पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में देखो वो सेम है। इस पॉइंट में ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ले लेंगे यदि हम, तो इसकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो मटेरियल हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा मटेरियल है वो कैसा होगा, होमोजीनियस है। लेकिन यहां पर बोल रहा है टिम्बर जो होता है, टिम्बर नॉन होमोजीनियस, मतलब हो सकता है कि इस वाले पॉइंट में इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो, इस वाले पॉइंट में इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो, इस वाले पॉइंट में इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो, है ना। अब जब प्रॉपर्टीज, जब नॉन होमोजीनियस मटेरियल होगा तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में हमारा श्रिंकेज भी आ जाता है। तो जो श्रिंकेज है, तो श्रिंकेज जो है अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग होगा, क्योंकि हमारा जो टिम्बर है वो नॉन होमोजीनियस मटेरियल है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं श्रिंकेज इन लॉन्ग, इस पे श्रिंकेज किस डायरेक्शन पे ज्यादा होता है, तो श्रिंकेज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे मिनिमम होता है, जबकि यदि रेडियल डायरेक्शन पे हम बात करेंगे तो रेडियल डायरेक्शन पे श्रिंकेज जो है वो मैक्सिमम होता है। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गुड टिम्बर, है ना। गुड टिम्बर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक अच्छी टिम्बर में, वो चीज़ देखेंगे हम। तो सबसे पहली चीज़ यदि देखें तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज है अपीयरेंस। अपीयरेंस देखने में अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर अपीयरेंस होना चाहिए, गुड अपीयरेंस होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं कलर, कलर यदि हम टिम्बर की बात करें तो डार्क कलर होना चाहिए और यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, एक सा कलर होना चाहिए। स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल की यदि टिम्बर की बात करें तो टिम्बर से स्वीट स्मेल आनी चाहिए, बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए। बैड स्मेल आ रही कहने का मतलब यह है कि उसका डिके हो चुका है, डिके होगा तो बैड स्मेल आएगी, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डिफेक्ट्स, हमारी टिम्बर में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। आगे हम बहुत सारे डिफेक्ट्स देखेंगे, उनमें से किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए एक अच्छी टिम्बर में। साउंड की यदि बात करते हैं, यदि हम दो टिम्बर को स्टक करते हैं तो उनके बीच में हमेशा रिंगिंग साउंड आना चाहिए, है ना, अच्छा साउंड आना चाहिए। एक स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है, और जो एनुअल रिंग्स हैं हमारी और जो मेडुलरी रेज हैं वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए और कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें अच्छी टिम्बर की हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए, अच्छा हार्ड होना चाहिए हमारा टिम्बर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी मतलब लाइफ, उसकी लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए हमारी टिम्बर की। मतलब ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ फंगी, इंसेक्ट्स एंड विदरिंग एक्शन। इन विदरिंग एक्शन, इंसेक्ट्स और हमारी फंगस, इन सबको रजिस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए हमारी टिम्बर में। टफनेस अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डेंसिटी एंड वेट की, तो किसी भी टिम्बर का जब वेट लिया जाता है तो उस पर 12% मॉइस्चर कंटेंट पे ही उसका वेट लिया जाता है ना, क्योंकि हमारी जो टिम्बर होती है उस पर सेप ज़्यादा होती है, सो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है ना। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सेप जो है उससे हट जाए, मॉइस्चर कंटेंट हट जाए, है ना। फिर भी हमारा उस पर 12% के आसपास तक यदि मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम तभी उसका वेट लेंगे, है ना। IS कोड 1141 है ना, इसके हिसाब से यदि हम बात करें जो हमारी वेल सीजन टिम्बर रहेगी उस पर जो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा से ज्यादा 10 to 12% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए वेल सीजन टिम्बर पे, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं IMP पॉइंट है, टिम्बर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो टिम्बर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.54। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ टिम्बर, टिम्बर का क्या एडवांटेज है ना, क्यों यूज करते हैं हम टिम्बर का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ टिम्बर। एडवांटेज ऑफ टिम्बर में सबसे पहला पॉइंट है रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ टू वेट। यदि हम टिम्बर को रेशियो निकाले स्ट्रेंथ टू
यूनिट वेट यदि हम बात करें उसके रेशो की, तो ये हर एक बिल्डिंग मटेरियल से इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी होती है ना। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट इजी इन एनी शेप, टिम्बर को हम आसानी से किसी भी शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूज्ड इन बोथ लोडिंग एंड नॉन लोडिंग कंडीशन, टिम्बर को हम लोडिंग कंडीशन पे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो लोड को बियर कर सकती है, और नॉन लोडिंग कंडीशन पे भी हम टिम्बर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कनेक्शन, टिम्बर में हम आसानी से रिवेट कनेक्शन या बोल्टेड कनेक्शन कुछ भी कर सकते हैं, तो आसानी से कनेक्शन इसमें कर सकते हैं, किसी प्रकार का कनेक्शन हम कर सकते हैं इस पे आसानी से। उसके बाद जो हमारी टिम्बर है इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होती है ना। और साल्व्स वैल्यू यदि हम बात करें, साल्वेज वैल्यू की बात करें, तो साल्वेज वैल्यू हमारी अच्छी होती है। साल्वेज वैल्यू का मतलब ये है कि जब हमने टिम्बर को पूरी तरीके से, जो उसका ड्यूरेबिलिटी थी, जो उसकी लाइफ थी, जब हमने उसको यूज कर लिया, यूज करने के बाद यदि हम वापस से उसको बेचते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, साल्वेज वैल्यू, तो हमको इसकी साल्वेज वैल्यू अच्छी मिल जाती है। यहाँ तक की चीज की नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर का मतलब क्या है, जब हम टिम्बर को यूज में लेते हैं तो यूज में लेने से पहले उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना होता है, वही क्या कहलाता है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। तो प्रोसेसिंग की जो है डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो कौन कौन से स्टेजेस हैं उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहला फेलिंग ऑफ ट्री, सबसे पहले कौन सी स्टेज है, फेलिंग ऑफ ट्री। नेक्स्ट हमारा सीजनिंग ऑफ टिम्बर, नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, नेक्स्ट हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। ठीक है, तो फेलिंग ऑफ ट्री मतलब हमारा जो ट्री है उसको हमको क्या करना है, काट कर गिराना है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फेलिंग ऑफ ट्री, है ना। इस पे हम क्या देखेंगे, फेलिंग ऑफ ट्री में हम देखेंगे कि उसको किस एज में कट करना है, किस टाइम पे कट करना है, किस मेथड से कट करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे फेलिंग ऑफ ट्री पे, है ना। जब हमने फेलिंग ऑफ ट्री किया, मतलब पेड़ को काटा, तो उस टाइम पे उस पर कुछ सैप मौजूद थी, है ना। सैप मौजूद या मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण हमको क्या करना पड़ता है, उसको मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस पर से सीजनिंग ऑफ टिम्बर, मतलब हमको उस पर सैप को रिमूव करना ही हमारा क्या कहलाता है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा, अब हमने क्या किया, हमारे टिम्बर में से हमने जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट था उसको रिमूव कर लिया, अब वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो चुका है आपका, है ना। तो उसको अब हम क्या करेंगे, कन्वर्जन, उसको किस शेप में काटना है, कहां से कट करना है जिससे कि हमारा वेस्टेज कम हो, है ना, या हमको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब जो हमारी टिम्बर है उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल गई, तो हमको उसको क्या करना है, प्रिजर्व करके बचा कर रखना है। तो उसको बचाने के लिए हम अलग अलग मेथड देखेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर की, है ना। तो प्रोसेसिंग की 4 स्टेजेस है हमारी, फेलिंग ऑफ ट्री, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, और नेक्स्ट हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फेलिंग ऑफ ट्री में क्या है आपका, है ना। तो फेलिंग ऑफ ट्री मैंने क्या बताया आपको, पेड़ को, जो हमारा ट्री है उसको क्या करना है, काट कर गिराना ही क्या कहलाता, फेलिंग ऑफ ट्री कहलाता। प्रोसेस ऑफ नॉकिंग डाउन द ट्री, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको कर रहे हैं, तो जब हम फेलिंग ऑफ ट्री कर रहे हैं तो किस एज में करना है, उस चीज को हम देखेंगे, डन इन प्रॉपर एज ऑफ ट्री, है ना। फेलिंग ऑफ ट्री कब होना चाहिए, जब उसकी एज सही हो। यदि आपने सही एज में उसको कट नहीं किया, जैसे यदि आपका ओवर मेच्योर्ड एज में आपने कट किया उसको, तो वहां पर आपका जो टिम्बर है उसका डिके स्टार्ट हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे टिम्बर का डिके स्टार्ट हो जाएगा, क्षरण स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हमने उसको प्रॉपर एज में कटना करके अंडर मेच्योर्ड एज में कट किया, तो उस कंडीशन पे आप बोल सकते हैं कि अभी अपनी हमारी टिम्बर जो है प्रॉपर तरीके से मेच्योर नहीं है, और मेच्योर नहीं है यदि हमारी, और उसको हमने कट कर दिया, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, मतलब इसमें सैप ज्यादा होगा, और सैप ज्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, है ना। तो अंडर मेच्योर एज में यदि हम इसको कट करेंगे तो अमाउंट ऑफ सैप क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। जनरली यदि हम किसी भी ट्री की बात करें तो जनरली जो उसकी एज होती है 5 ईयर से 100 ईयर तक हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का ट्री है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसको कट करने की, कि हमको इसको कट कहां से करना चाहिए, तो हम जनरली जो हमारा ट्री है, कोई भी यदि ट्री है हमारा कुछ इस तरीके से हमारा ट्री है, तो हम इसको बेस से जस्ट थोड़ी सा ऊपर से कट करते हैं, जिससे कि हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमको टिम्बर प्राप्त हो सके, है ना। तो कट जस्ट अबव द बेस ऑब्टेन मोर क्वांटिटी ऑफ टिम्बर, है ना, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टिम्बर मिल सके। कटिंग कब करना चाहिए, हमको किस टाइम पे कट करना चाहिए, तो हमको जो इसकी कटिंग करनी है टिम्बर की, व्हेन सैप डज नॉट मूव, है ना। हमको जब कट करना चाहिए जब सैप, हमारा जो टिम्बर में जो सैप मौजूद है वो मूव ना कर रहा हो, उस टाइम पे हमको इसकी कटिंग करनी है। जैसे यदि बात करें जनरली किस टाइम पे सैप मूव करता है, तो हमारा पतझड़ के टाइम पे और बसंत के टाइम पे, है ना, ऑटम एंड स्प्रिंग के टाइम पे हमारी जो सैप है वो क्या करती है, मूव करती है। तो जनरली हम इस सीजन पे टिम्बर को कट नहीं करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें हिली एरिया में हम किस टाइम पे ट्री से फेलिंग ऑफ ट्री करते हैं, तो हम कब कट करते हैं हिली एरिया में, तो समर के टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, क्योंकि हमको पता है हिली एरिया में विंटर के टाइम पे क्या होती है,
रेन होती है ना, इसलिए इस टाइम पे हम इसको कट नहीं करते। तो जनरली हम हिली एरियाज में समर के टाइम पे फेलिंग ऑफ ट्री करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें प्लेन एरिया की, तो प्लेन एरिया में हम विंटर सीजन पे ही फेलिंग ऑफ ट्री करते हैं, क्योंकि हमको पता है समर के सीजन पे यदि प्लेन एरिया में बात करें तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो उस पर वार्पिंग की या बोल सकते हैं ट्विस्टिंग की या बोल सकते हैं श्रिंकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। यहां तक की चीज क्लियर है, फेलिंग ऑफ ट्री समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सीजनिंग। तो सीजनिंग मैंने बताया जब हम फेलिंग ऑफ ट्री कर रहे हैं तो उस टाइम पे इसका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है ना। न्यूली फॉल ट्री की यदि हम बात करते हैं तो मोर देन 50% ऑफ वाटर इट्स ड्राई वेट, मतलब इसके खुद के वेट का यदि हम बात करें तो इस पे जो इसका वेट होता है 50% से ज्यादा वेट तो खाली वाटर का होता है, आपका ऐसे बोल सकते हैं हम, है ना। जैसे यदि हम बात करें जो हमारी जैसे सूखी लकड़ी का वेट बहुत कम होता है, लाइट वेट होती है, और यदि हम बात करें गीली लकड़ी की तो उसका वेट उससे डबल अप्रोक्सीमेट हो जाता है ना। तो वेट लिखा होगा हमारा मोर देन 50% ऑफ वाटर इट्स ड्राई वेट। नेक्स्ट, ये जो मॉइस्चर कंटेंट है या जो सैप है इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहते हैं। इन टिम्बर वाटर इज प्रेजेंट इन सेल कैविटी एंड सेल वाटर। अब जो हमारा टिम्बर है, हमारा जो टिम्बर है उस पर जो वाटर प्रेजेंट होता है, अभी हमने पढ़ा था, ये हमारा कोई टिम्बर है कुछ इस तरीके से, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कैविटी सेल, और इसको हम बोलते हैं वॉल या सेल वॉल, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो टिम्बर में दोनों जगह पे, यहां पर भी वाटर सैप प्रेजेंट होता है आपका, है ना, और यहां पर भी सैप प्रेजेंट होता है। तो इन टिम्बर वाटर इज प्रेजेंट इन सेल कैविटीज एंड सेल वॉल। तो सेल वॉल में भी आपका वाटर प्रेजेंट है और आपका सेल कैविटी में भी आपका वाटर प्रेजेंट है। व्हेन द टिम्बर इज सब्जेक्टेड टू ड्राइंग, जब हम टिम्बर को ड्राई करना चाहते हैं तब द कैविटी वाटर इवापोरेट फर्स्ट। जो हमारा कैविटी वाटर है, जो यहाँ पर कैविटी साइड में जो वाटर होगा उसको कैविटी वाटर बोलेंगे, और सेल वॉल में जो वाटर प्रेजेंट है उसको वॉल वाटर बोलेंगे, है ना, या सेल वाटर बोलेंगे। तो इस तरीके से यदि हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम टिम्बर को ड्राई करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन पे जो कैविटी वाटर इवापोरेट फर्स्ट, तो जो कैविटी वाटर है पहले ये इवापोरेट होता है, उसके बाद ये वाला वाटर इवापोरेट होता है ना। तो जिस कंडीशन पे पूरी तरीके से आपका कैविटी वाटर इवापोरेट हो जाता है उस कंडीशन को या उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट, IMP। द कैविटी वाटर इवापोरेट फर्स्ट देन वॉल वाटर। तो ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी, इसी सेल वॉल पर जो वाटर प्रेजेंट उसको क्या बोलेंगे, वॉल वाटर, ठीक है। द स्टेज एट विच ऑल द कैविटी वाटर गोज अवे इज कॉल्ड फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। वह कंडीशन या वह सिचुएशन जहां पर हमारा कैविटी वाटर जो है पूरी तरीके से इवापोरेट हो जाता है, उस कंडीशन या उस सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। यहां तक की चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन ड्यू टू। हमको सीजनिंग करना क्यों जरूरी है, सीजनिंग करने से क्या फायदा हो रहा है हमको, तो हम देख लेते हैं। आसानी से यदि हमने किसी भी टिम्बर की सीजनिंग कर दी है तो बर्न इजिली व्हेन यूज्ड एज फ्यूल। जब हम उसको फ्यूल के रूप में यूज करेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। यदि उस पर मॉइस्चर कंटेंट मौजूद होगा तो आसानी से बर्न नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट, सीजनिंग करने से क्या फायदा होता है, उसका जो वेट है, जो हमारी टिम्बर है उसका वेट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, इस इंक्रीज क्या हो जाता है, तो इंक्रीज आपकी उसकी, यदि तीनों टर्म एक जैसे हैं थोड़ी से, है ना, इसको मैं डिफाइन कर चुका हूं कि हार्डनेस क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है और टफनेस क्या होता है ना। जैसे स्ट्रेंथ में बात करें तो हमारा ग्रेजुअल लोडिंग आती है, और टफनेस पे यदि हम बात करते हैं तो इंपैक्ट लोडिंग की वजह सडन लोडिंग की बात होती है। तो इंक्रीज हो जाता है, हार्डनेस बढ़ जाती है टिम्बर की, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसका टफनेस भी बढ़ जाती है, और हमारी जो टिम्बर है वो वर्केबल हो जाती है। यदि हम किसी भी जगह पर टिम्बर को यूज कर रहे हैं तो यदि हमने उसको प्रॉपर तरीके से सीजनिंग उसकी कर दी है, तो जब हम किसी भी स्ट्रक्चर में उसका यूज करेंगे तो उसका जो शेप है और साइज है वो मेंटेन रहेगा, उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। या यदि उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा हमारे स्ट्रक्चर में, जो जहां पे हम टिम्बर यूज कर रहे हैं उस टिम्बर पे, तो आपका क्या हो जाएगा, वो टिम्बर आपकी श्रिंक होने लगेगी, श्रिंकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसके कारण उस पर वार्पिंग और क्रैकिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम सीजनिंग कर देंगे, सीजनिंग करने से क्या हो जाएगा, उसका साइज और शेप जो है वो मेंटेन रहेगा किसी भी स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, यदि हम बात करते हैं, यदि हम सीजनिंग कर देते हैं तो सीजनिंग करने से श्रिंकेज कम हो जाता है, क्रैकिंग कम हो जाती है और वार्पिंग भी कम हो जाती है, आपका जो टिम्बर है वो वर्केबल बन जाता है। नेक्स्ट, सीजनिंग करने से हमारा फंगी अटैक से खतरा, या जो भी दीमक है, टर्माइट्स है, इंसेक्ट्स है, उन सबसे क्या होता है, उन सबसे खतरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। इंक्रीज रेजिस्टेंस, उनसे हमको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है जब हम उसकी सीजनिंग कर देते हैं। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके।
अब हम देखेंगे सीजनिंग जो है, सीजनिंग की दो प्रोसेस होती हैं। सीजनिंग कैन बी डन बाय नेचुरल सीजनिंग और आर्टिफिशियल सीजनिंग। अब नेचुरल सीजनिंग क्या होती है, आर्टिफिशियल सीजनिंग क्या होती है, उसको हम देखेंगे। नेचुरल सीजनिंग क्या है, तो नेचुरल सीजनिंग के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल एयर का यूज करते हैं, इसलिए कभी कभी इसका जो नाम होता है उसको एयर सीजनिंग नाम से भी जाना जाता है, नेचुरल सीजनिंग को। नेचुरल सीजनिंग में जब हम नेचुरल एयर यूज करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से कहीं पे एयर का सर्कुलेशन हो पाता है, कहीं पे एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है ना। तो इस कारण से इस पे जो ड्राइंग है वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहता ड्राइंग पे हमारा, है ना। इस पर यदि बात करें तो टाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल सीजनिंग की। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा जो ये डायग्राम बना हुआ है, ये नेचुरल सीजनिंग का डायग्राम है। एक साइड है जहां पर हमने क्या किया है, हमारी जो टिम्बर्स थी उनको हमने पीसेस पे या जो लॉग्स उनको कट कर लिया और उसके बाद हमने इसको ड्राई करने की कोशिश की। तो ड्राई करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इस पर प्लेटफॉर्म बनाएंगे हम, और ये प्लेटफॉर्म हमको पता है जो हमारा प्लेटफॉर्म होगा वो कितनी हाइट पे होगा, वो बिल्कुल नीचे से हमको टिम्बर मेंबर को नहीं रखना है। हमको क्या करना है, कुछ पिलर्स बनाने पड़ेंगे या प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म की हाइट जनरली कितने रखते हैं हम, 300 mm अप्रोक्स रखते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, स्पेसर्स लगाते हैं, और स्पेसर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, हम टिम्बर मेंबर रखते हैं, ठीक है, इस स्पेसर्स। लेकिन ये जो स्पेसर्स लगे हुए हैं ये टिम्बर मेंबर से टच में है। जब टिम्बर मेंबर से टच में है तो यहाँ पर आपका मॉइस्चर कंटेंट रिमूव नहीं हो पाता है इस जगह पर, है ना, क्योंकि एयर का सर्कुलेशन यहाँ पर हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इस वाली टिम्बर का सीजनिंग हो नहीं पाएगी, है ना। तो ये हमारा डिसएडवांटेज है नेचुरल सीजनिंग का। इस पर टाइम भी ज्यादा लगता है। अनइवन ड्राइंग ऑफ सरफेस, इसकी जो सरफेस है पूरी तरीके से हमारी क्या, कहीं पे आपकी ड्राई हो पाती है, कहीं पर ड्राई नहीं हो पाती, तो जिसके कारण सीजनिंग सही तरीके से नहीं हो पाती। नो कंट्रोल ओवर एयर सर्कुलेशन या ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर, तो टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी का प्रॉपर सर्कुलेशन जो है हमारा, एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाने के कारण टेम्परेचर वेरी करता है और ह्यूमिडिटी भी अलग अलग जगह पे वेरी करती है, जिसके कारण हमको नेचुरल सीजनिंग हम जनरली यूज नहीं करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल सीजनिंग यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैंने टर्म यूज की हुई है कि यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म बनाया और ये स्पेसर्स बनाए हुए हैं। स्पेसर्स के ऊपर ही हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्पेसर्स लगाएंगे तो उसी के ऊपर हम टिम्बर मेंबर रखेंगे ताकि हमारा एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके, है ना। तो एग्जाम में कई बार स्पेसर्स का क्या पूछ लेता, साइज पूछ लेता। जो ये स्पेसर्स लगे हुए हैं, यदि हम टोटल हाइट बताओ बात करें, ये जो स्टैक हमने जो टिम्बर मेंबर रखे हुए हैं इसकी जो लेंथ में यदि देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1500 mm तक ये क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। 1500 तक या 1500 mm तक ये वेरी कर सकता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जो हमारा स्पेसर्स होता है, ये हमारे स्पेसर्स बने हुए ये, है ना, ये हमारे स्पेसर्स हैं। और इस स्पेसर्स का जो साइज वेरी करता है वो कितना होता है, 35 mm टू 25 mm। ये यहां से वेरी करता है 15 mm टू 35 mm। ये इसका साइज है। जो इसका लार्जर डायमेंशन है वो इसकी विड्थ है ना। तो इस तरीके से हमारा नेचुरल सीजनिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जब प्रॉपर हमारा एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, इसके कारण हमको क्या करना पड़ रहा है, आर्टिफिशियल सीजनिंग करनी पड़ रही है। आर्टिफिशियल सीजनिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम बॉइलिंग कर सकते हैं, बॉइल सीजनिंग कर सकते हैं, केमिकल सीजनिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सीजनिंग कर सकते हैं, किल्न सीजनिंग कर सकते हैं और वाटर सीजनिंग भी कर सकते हैं। अब इनमें क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। बॉइलिंग में, बॉइलिंग जो है तो हमको क्या करना है, अपनी जो हमारे टिम्बर पीसेस हैं उनको हमको क्या करते हैं ना, वाटर पर रख देना और उसको क्या करते हैं ना, वाटर को बॉईल कर देना। वाटर को बॉईल कर देंगे, 3 से 4 घंटे के बाद हम उनको निकाल लेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, उसको नेचुरली सीजन कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, बॉइलिंग हो जाएगी। इसको देख लेते हैं, ये क्या है, क्विकेस्ट मेथड है एक तो, है ना, जल्दी हो जाती है। टिम्बर ऑब्टेन बाय दिस मेथड, इस मेथड से जो हमको टिम्बर मिलती है ना, जब हम बॉइलिंग करते हैं या बॉइल सीजनिंग करते हैं तो उसके बाद जो हमको टिम्बर प्राप्त होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाती है और इसकी इलास्टिसिटी भी टिम्बर की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टिम्बर सेक्शन इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड बॉइल्ड फॉर 3 to 4 आवर। टिम्बर सेक्शन को हम क्या कर देंगे, वाटर में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। आफ्टर बॉइलिंग इट इज अलाउड टू कूल नेचुरली, उसके बाद नेचुरली उसको कूल होने देंगे। तो इस तरीके से उसकी क्या हो जाएगी, सेप जो है वो रिमूव हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा बॉइलिंग। नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट सीजनिंग या हमारा केमिकल सीजनिंग। केमिकल सीजनिंग को ही हम सॉल्ट सीजनिंग करते हैं। इसमें हम स्पेशल टाइप का सर्टेन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, साल्ट का एक सॉल्यूशन हम क्या कर देते हैं, इस पे सॉल्ट के जो सॉल्यूशन है उस पे हम टिम्बर को रख देते हैं, टिम्बर सेक्शन को रख देते हैं। और टिम्बर सेक्शन पे रखने से, सॉल्ट पे जब हम इसको रखते हैं तो उससे क्या होता है, इसका जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है।
रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज होने से उसका जो उसका सैप है वो धीरे धीरे करके क्या होने लगता है, वो रिमूव होने लगता है, सैप है ना, इवोपरेट होने लगता है, क्योंकि इवोपरेशन रेट ज्यादा है इसका, है ना। लेकिन इस पे एक दिक्कत ये है कि इस पे जो इंटरनल इवोपरेशन होता है, टिम्बर सेक्शन का जो इंटरनल सेक्शन होगा उस पर जो यदि बात करते हैं उस पर इंटरनल इवोपरेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इवोपरेशन, जिसके कारण इस टिम्बर की स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि इस पर इंटरनल इवोपरेशन होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक सीजनिंग। इलेक्ट्रिक सीजनिंग में हमको ये पता है, ये हमारी जो ये यदि बॉइलिंग की बात करें तो ये क्विकेस्ट मेथड है, और यदि हम इलेक्ट्रिक सीजनिंग की बात करते हैं तो ये मोर रैपिड मेथड है ना। हमको क्या करना है, टिम्बर सेक्शन पे हमको करंट पास करना है, मोर रैपिड मेथड है। टिम्बर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमको ये पता है कि टिम्बर जो है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। जब हम इस पर टिम्बर सेक्शन में हम करंट का फ्लो कराते हैं तो इससे क्या होता है, मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाता है, जो सैप है वो रिमूव हो जाती है, लेकिन आसानी से रिमूव हो जाती है, जल्दी रिमूव हो जाती है। लेकिन हम इस प्रोसेस का ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, हमारी एक्सपेंसिव मेथड है। यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट हमारा किल्न सीजनिंग। किल्न सीजनिंग में हम क्या करेंगे, एक हमारा एयर टाइट चैम्बर होगा या ओवन होगा, उस पे हम क्या कर देंगे, एयर टाइट चैम्बर है हमारा, एयर टाइट चैम्बर पे हम कुछ इस तरीके से टिम्बर सेक्शन को रखते हैं ताकि एयर का सर्कुलेशन सही तरीके से हो सके, सफिशिएंट सर्कुलेशन ऑफ एयर टेक प्लेस, है ना, एयर का सर्कुलेशन सही तरीके से हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे सैचुरेटेड एयर विथ प्रेशर, सैचुरेटेड एयर विथ प्रेशर कितने डिग्री सेंटीग्रेड में हम पास करते हैं, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमिडिटी इज रिड्यूस्ड सो टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, है ना। क्या होता है, कुछ समय के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसकी जो ह्यूमिडिटी है यहाँ की वो क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, जिसके कारण जो हमारी टिम्बर है वो यूनिफॉर्म मतलब सही तरीके से क्या होने लगती है, ड्राइंग होने लगती है उसकी, और हमारा जो है मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी है किल्न सीजनिंग। नेक्स्ट हमारी वाटर सीजनिंग। यदि हम वाटर सीजनिंग की बात करते हैं तो वाटर सीजनिंग में हमको याद रखना है कि जो जब हम वाटर फ्लोइंग वाटर पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी टिम्बर पीसेस को रख दे रहे हैं। अब ऐसे याद रखना है हमको पार्शियली इमर्ज नहीं होना चाहिए, फुली इमर्ज होने चाहिए हमारे फ्लोइंग वाटर पे, ठीक है। और किस तरीके से हमको इसको रखना है, तो इसका जो थिकर पोर्शन है वो आपका फ्लो की डायरेक्शन पे होना चाहिए और थिनर पोर्शन उसके अपोजिट में होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको रख देंगे जिससे कि इसकी सैप क्या है, आसानी से रिमूव हो जाएगी। इस प्रोसेस में अप्रोक्सीमेट 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं और उसके बाद हम इसको रिमूव करके इसको अच्छे से धो लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसकी सीजनिंग हो जाती है। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ टिम्बर की। कन्वर्जन ऑफ टिम्बर क्या कहलाता है, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, द प्रोसेस ऑफ सॉइंग द टिम्बर इनटू डिजायर्ड शेप एंड साइज इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। यदि हम टिम्बर को किसी प्रॉपर साइज और शेप में ले जाने के लिए किस प्रोसेस से हम उसको कट करना चाह रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन कहते हैं। कन्वर्जन में यदि हम बात करें तो हम इस तरीके से उसको सॉ करना चाहते हैं, इस तरीके से उसको कट करना चाहते हैं जिससे कि हमारी जो टिम्बर है उस पर वेस्टेज कम हो और स्ट्रेंथ हमको मैक्सिमम मिल सके। तो हम डिफरेंट टाइप से उस पर सॉइंग कर सकते हैं। तो बेसिकली यदि हम सॉइंग के टाइप्स देखते हैं तो किस किस तरीके से सॉइंग होती है, ऑर्डिनरी सॉइंग, या इसी को हम बास्टर्ड सॉइंग भी बोल सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम फ्लैट सॉइंग भी है और स्लैब सॉइंग भी है ना। तो इस तरीके से इसके नाम है। अब इस पर बेसिकली होता क्या है, ऑर्डिनरी सॉइंग में बेसिकली ऑर्डिनरी सॉइंग के नाम से ही ये पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम पे दूसरे नाम से भी आ सकता है, बास्टर्ड सॉइंग भी, या फ्लैट सॉइंग, या स्लैब सॉइंग। तो बेसिकली है क्या, ये कट अक्रॉस द एनुअल रिंग्स, है ना। यहाँ पर एनुअल रिंग के अक्रॉस यदि हम कट मारते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी सॉइंग बोलेंगे। जैसे ये हमारा डायग्राम है, ये ऑर्डिनरी सॉइंग का, ये हमारी, जैसे मैंने इसको बताया था कि आपका जो हमारा टिम्बर है, टिम्बर का क्रॉस सेक्शन यदि हम बात करें तो कुछ इस तरीके, सबसे अंदर जो पोर्शन होता है उसको हम पिथ बोलते हैं। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं पीएच स्केल से, है ना। ये वाला पोर्शन हमारा हो गया पिथ, ये वाला पोर्शन हमारा, यदि एच की बात करें तो हार्डवुड, एस हो जाएगा हमारा सैपवुड, सी हो जाएगा हमारा कैम्बियम लेयर, और कैम्बियम लेयर से के बाद हमारा क्या होता है, बार्क होता है ना। तो इस तरीके से हम याद रखते हैं। तो ये हमको पता है ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, हमारा पिथ है, और इस पे एनुअल रिंग्स बनी हुई है। तो हमने बोला कट अक्रॉस द एनुअल रिंग्स, तो हम एनुअल रिंग में कुछ इस तरीके से यदि कट मारते हैं तो जो हमारी सॉइंग, जो हमको प्लान, ये कुछ इस तरीके से हमने कट कर दिया। जो ये रेड कलर से मैंने एनुअल रिंग पे इसके अक्रॉस में हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, या टेंजेंट रख के इस पर एनुअल रिंग पे कुछ इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया।
कट करने से जो मेरे को ये एक ये पोर्शन मिला, एक ये पोर्शन मिला, एक ये पोर्शन मिला, तो ये मेरी क्या होगी, ऑर्डिनरी स्वाइंग हो गई, है ना। ये वाली जो मेथड है हमारी ऑर्डिनरी स्वाइंग की, ये क्या होती है, मोस्ट इजीएस्ट होती है और बहुत जल्दी हो जाती है, क्विकेस्ट मेथड होती है ना। इसको जो है हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो स्वाइंग यूज की जाती है कौन सी की जाती है, ऑर्डिनरी स्वाइंग ही यूज की जाती है। ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल भी होती है। इस पे यदि बात करें तो हमने डायरेक्ट इसको इस तरीके से काट लिया तो हमारे जो प्लांक बन गए कुछ, है ना, टिम्बर सेक्शन से हमारे कुछ प्लांक बन गए, और जिसके कारण हमारा इस पर किसी प्रकार का कोई वेस्टेज नहीं हुआ। वेस्टेज ऑफ यूजफुल टिम्बर मिनिमम, है ना। तो हमारा जो टिम्बर का वेस्टेज होगा वो भी क्या होगा, मिनिमम होगा। अब यदि मैं बात करूं कि इसका आउटर वाला पोर्शन जो हमको यहाँ पर जो प्लांक मिला 1, और यहाँ पर यदि मैं बात करूं सबसे इनर वाला, यहाँ पर ये 3rd नंबर का, है ना। तो यदि मैं बात करूं इस वाले आउटर मतलब 1 नंबर का जो हमारा प्लांक होगा उस पर श्रिंकेज ज्यादा होगा, जबकि यदि मैं बात करूं जो 3रे नंबर का प्लांक है उस पर श्रिंकेज क्या होगा, कम होगा। तो वेस्टेज श्रिंकेज मोर आउटर पोर्शन एंड सेंट्रल पोर्शन ऑफ हार्डवुड इज लेस, है ना। जो श्रिंकेज की प्रॉब्लम है इस पे ज्यादा आएगी आउटर पोर्शन पे, और जो सेंटर हार्डवुड वाला पोर्शन होगा उस पर कम होगी, है ना। अब हमारी जो ये मेडुलरी रेज है, जब मेडुलरी रेज कट होती है तो वहां पर ट्विस्टिंग की और ये बोल सकते हैं वार्पिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये हमारा यहाँ पर मेडुलरी रेज कट हो रही है जिसके कारण इस पर ट्विस्टिंग और वार्पिंग होती है। ये पॉइंट क्लियर है, ओके। तो ये हमारा हो गया एक प्रकार का स्वाइंग। नेक्स्ट हमारा स्वाइंग है क्वार्टर स्वाइंग, है ना। क्वार्टर स्वाइंग पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमको क्लियरली मेडुलरी रेज दिख रही थी, लेकिन हमको यहाँ पर मेडुलरी रेज क्लियरली नहीं दिख रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम राइट एंगल में कुछ इस तरीके से कट मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा एक प्लांक बन गया, दूसरा कुछ इस तरीके से प्लांक बन गया हमारा, तीसरा कुछ इस तरीके से प्लांक बन गया हमारा। तो स्वाइंग ऑफ टिम्बर इज डन राइट एंगल टू ईच अदर, है ना। हमने कुछ इस तरीके से कट मारा यहाँ पर पहले, और फिर इस पे इस तरीके से कट मारा, तो हमारा एक प्लांक निकल के बाहर आ गया, फिर कुछ इस तरीके से कट किया, दूसरा प्लांक निकल के आ गया, कुछ इस तरीके से हम कट करते जाएंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर स्वाइंग बोलेंगे। एनुअल रिंग्स के हमारे ये 90 डिग्री पे, ये इस पे एनुअल रिंग पे टेंजेंट और कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पे, तो इसी को हम क्या बोल रहे दे रहे हैं, क्वार्टर स्वाइंग बोल रहे हैं। इस पे क्या होता है, मेडुलरी रेज जो होती है वो कैसी होती है, इनडिस्टिंक्ट होती है। और दिस मेथड टिम्बर बेंड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इस पे जो हमारे प्लांक निकल के आएंगे, इस पे जो प्लांक होंगे उस पे जो बेंड होगा वो किस डायरेक्शन पे होगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे बेंड होगा वो प्लांक, है ना। नेक्स्ट स्वाइंग है हमारी, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंशियल स्वाइंग, या इसी का दूसरा नाम प्लेन स्वाइंग, या इसी को हम फ्लैट ग्रेन स्वाइंग भी बोलते हैं। इस पे हम क्या करते हैं, जो हमारा ये था ऑर्डिनरी स्वाइंग पे हमने एनुअल रिंग से टेंजेंट डाल के कुछ इस तरीके से कट कर दिया था। अब यहाँ पर हमको याद रखना है कि एनुअल रिंग से तो हमने सेम उसी प्रोसेस में कट किया, लेकिन हमारा जो ये वाला यहाँ पे भी ये जो एनुअल रिंग वही है, तो इससे भी हमने टेंजेंट डाला और ये हमारा 90 डिग्री में ये निकल के आ गया। तो ये जो हमको मिल रहा है ये प्लांक, ये हमारे क्या हो जाएंगे, टेंजेंशियल स्वाइंग के थ्रू हो जाएंगे। कट आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग, है ना। कट जो हम बनाएंगे एनुअल रिंग के टेंजेंट बनाएंगे, एंड मीट एट राइट एंगल, और ये जो मिल रहा है ये राइट एंगल पे जाके मिल रहा है कुछ इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हमको, तो ये जो हम स्वाइंग करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्वाइंग बोलेंगे। इस पे हमने देखा था हमारी इस वाले पे यदि बात करेंगे तो इस पे हमारी मेडुलरी रेज जो थी वो इनडिस्टिंक्ट थी, लेकिन हमको इस पे क्लियरली डिस्टिंक्ट होती है, मतलब हमको साफ साफ हमारी मेडुलरी रेज दिखती है, लेकिन एनुअल रिंग हमको इनडिस्टिंक्ट होती है। इससे जो हमको प्लांक मिलता है वो कैसा होता है, द प्लांक ऑब्टेन बाय दिस स्वाइंग वार्प टू मच, ठीक है। इस पे जो है डायरेक्टली ये जो हमारी मेडुलरी रेज है ये पूरी कट हो जाती है, कुछ इस तरीके से कट हो गई, है ना। तो मेडुलरी रेज कट होगी तो हमको पता है जो हमारी मेडुलरी रेज होने के कारण हमको क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है ना, क्योंकि ये क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखती है एनुअल रिंग्स को। जब हमारी मेडुलरी रेज ही कट हो जाएंगी तो हमारी जो स्ट्रेंथ वो कम हो जाएगी, जो हमारा प्लांक रहेगा वो कैसा होगा, ज्यादा वार्प होगा, वार्प टू मच बिकॉज द सेक्शन आर वीक। सेक्शन हमारा क्या है, वीक, क्योंकि हमारी जो मेडुलरी रेज है वो क्या हो गई है, वीक हो गई है, ये कट वहां से कट हो गया। तो इस कारण से जो इससे प्लांक हमको मिला है, जो हमको टिम्बर मिलेगी इससे, वो कैसी होगी, उसका यूज हम फ्लोरिंग में नहीं करते हैं। ये एग्जाम पे आ सकता है, अनसुटेबल फॉर फ्लोरिंग। नेक्स्ट यदि हम टाइप देखें तो हमारा होता है रेडियल स्वाइंग, है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्ट स्वाइंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या है, देखते हैं, कट इज मेड अलोंग मेडुलरी रेज, है ना। इस पे जो कट बनाएंगे हम मेडुलरी रेज के अलोंग बनाएंगे, मतलब हमारी ये मेडुलरी रेज है और हमने इस पे कुछ इस तरीके से ये वाला पूरा पोर्शन निकाल लिया, कुछ इस तरीके से इसको काट दिया, तो हमारा ये पूरा पोर्शन आपका निकल के आ गया। तो ये पूरा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्लांक हो जाएगा ये, और फिर जिस शेप में हमको बनाना है हम यहाँ से उसको बना लेंगे। तो ये इस पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है क्योंकि हमने यहाँ से मेडुलरी रेज के अलोंग ही इसको कट किया, तो हमको ये पूरा एक पोर्शन मिल गया जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका ड्यूरेबल भी होगा। मेडुलरी रेज इस पे क्या होती है, इस पे क्लियरली मेडुलरी रेज आपको क्या होती है, विजिबल होती है।
तो मेडुलरी रेज आपकी डिस्टिंक्ट है, मोस्ट ड्यूरेबल सेक्शन है, और इस पर वेस्टेज यदि हम देखें इस पर जब हम इसका सेक्शन बनाएंगे तो इस पर वेस्टेज सबसे ज्यादा होता है और स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रख सकते हैं हम कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है और सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी होती है। एग्जाम पे यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमारी किसकी होती है, स्ट्रेंथ की यदि हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमारी किसकी होती है। हमने देखा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमारी रेडियल स्वाइंग की है, तो रेडियल स्वाइंग की से कम किसकी स्ट्रेंथ होती है हमारी, क्वार्टर स्वाइंग की, क्वार्टर स्वाइंग। और इससे कम इसकी किसकी स्ट्रेंथ होती है हमारी, इससे कम यदि हम बात करेंगे तो हमारा ऑर्डिनरी स्वाइंग। और सबसे कम जो स्ट्रेंथ होती है हमारी किसकी होती है, मिनिमम स्ट्रेंथ होती है हमारी टेंजेंशियल स्वाइंग की, टेंजेंशियल स्वाइंग की। आई होप यहां तक समझ में आ गया, हो गया, ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। हमने कन्वर्जन पढ़ा जिसमें हमने डिजायर्ड साइज एंड शेप में टिम्बर को प्राप्त किया। उसके बाद हमको जो टिम्बर है हमारी उसको बचाकर रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर पढ़ते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर जब हम करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है हमको, तो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर करने से क्या होता है, इसकी लाइफ, जो टिम्बर की लाइफ है वो बढ़ जाती है, टिम्बर ज्यादा ड्यूरेबल हो जाती है ना। और ये जो है यदि हम प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रिजर्वेटिव प्रोवाइड करते हैं टिम्बर पे, तो उसके कारण क्या होता है, उस पर फंगस और इंसेक्ट्स का खतरा नहीं होता है ना, उससे जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम जो प्रिजर्वेशन करेंगे वो किस किस तरीके से कर सकते हैं उस चीज को देख लेते हैं। तो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर कैन बी डन बाय फॉलोइंग, किसके द्वारा हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसक्यू ट्रीटमेंट, है ना, एसक्यू ट्रीटमेंट। यहाँ पर ये Cu कॉपर और AS आर्सेनिक है ना। तो आर्सेनिक ट्रीटमेंट, एसक्यू ट्रीटमेंट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो हमारा इस पे क्या होता है, इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट एंट। व्हाइट एंट से जो हमारा व्हाइट एंट्स होती हैं उससे जो है हमारा रेजिस्टेंस उनके खिलाफ बढ़ जाता है, मतलब व्हाइट एंट्स जो है आसानी से उस पर अटैक नहीं कर सकती हैं, है ना। अब इसको एसक्यू ट्रीटमेंट में हम बेसिकली करते क्या है, बनाते कैसे हैं, तो हम इस पर 1 पार्ट ले लेते हैं हमारा आर्सेनिक पेंटा ऑक्साइड का। आर्सेनिक पेंटा ऑक्साइड का एक पार्ट होता है जिसमें हमारा इसका यदि केमिकल फॉर्मूला देखें तो एक फॉर्मूला होता है AH2O5H2O, है ना। और 3 पार्ट हम यूज करते हैं ब्लू विट्रॉल का, या हम जिसको बोलते हैं उसको हम नाम से जानते हैं कॉपर सल्फेट के नाम से। और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला जो होता है, ये भी एग्जाम पे आया नहीं है लेकिन आ सकता है, कॉपर सल्फेट का केमिस्ट्री में पूछता है जनरली, है ना। कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रॉल, है ना। इसका 3 पार्ट ले लेते हैं और 4 पार्ट हम ले लेते हैं सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो हमने यदि सोडियम डाइक्रोमेट यूज किया तो सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है हमारा Na2Cr2O7, ठीक है, 2H2O। तो इसको हमने 1 पार्ट हमने आर्सेनिक पेंटॉक्साइड का लिया, 3 पार्ट हमने कॉपर सल्फेट का लिया और 4 पार्ट हमने क्या लिया, सोडियम डाइक्रोमेट का। तो इससे आपका पाउडर फॉर्म बन गया। इसके बाद हम 6 पार्ट किसका मिला देते हैं, वाटर का मिला देते हैं, जिससे हमारा सॉल्यूशन बन जाता है और उसको हम टिम्बर पे अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा जो टिम्बर है उसका व्हाइट एंड से क्या हो जाता है, इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट एंड। व्हाइट एंड से जो खतरा होता है वो कम हो जाता है जब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रिजर्वेटिव है वो है हमारा सोलिग्नम पेंट। सोलिग्नम पेंट में यदि हम बात करें जैसा हमारा एसक्यू ट्रीटमेंट है सेम वैसे ही है, लेकिन इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम आसानी से जो कलर हमको चाहिए होता है उस कलर को ऐड कर देते हैं और हमको उस कलर का टिम्बर का सरफेस नजर आने लगता है। तो ये भी आपका सेम, ये भी आपका व्हाइट एंड से ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना। और यदि देखें इस पर तो कलर में भी एडेड इन सोलिग्नम पेंट, जो कलर भी हम देना चाहते हैं टिम्बर सरफेस को वो कलर हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑयल पेंट। तो ऑयल पेंट से जो हमारा नॉर्मली पेंट जो हम टिम्बर में प्रोवाइड कर देते हैं उससे क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एंड पेनिट्रेशन ऑफ वाटर भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कोल टार। कोल टार की यदि हम बात करें तो कोल टार हम टिम्बर में कब यूज करते हैं, किस कंडीशन पे यूज करते हैं कोल टार को, तो जो हमारा टार है वो हॉट कंडीशन, हॉट कोल टार को ही हम यूज करते हैं टिम्बर सेक्शन पे। और जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारी जो टिम्बर है वो वाटर एंड फायर रेजिस्टेंस बन जाती है ना। आसानी से वाटर जो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और फायर भी आसानी से हो नहीं पाएगा। तो ये देखें तो फायर और वाटर रेजिस्टेंस दोनों बनाता है ये कोल टार। लेकिन दिक्कत ये है कोल टार के साथ कि जब हम कोल टार को अप्लाई कर देते हैं तो इस पर स्मेल जो है वो बैड आने लगती है, बैड स्मेल आने लगती है, जिसके कारण हम इसको जब यूज करते हैं तो सिर्फ माइनर वर्क के लिए ही इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव हमारा केमिकल सॉल्ट। तो हम क्या करते हैं, टिम्बर सेक्शन पे किसी प्रकार के केमिकल सॉल्ट क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि वो आसानी से फंगस या व्हाइट एंड से बच सकता है ना।
तो इस पे यदि देखें किस प्रकार का केमिकल यूज करते हैं, तो कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, जिंक क्लोराइड यूज करते हैं, मरकरी क्लोराइड यूज करते हैं। ये सारे हमारे केमिकल सॉल्ट है। इन सब का यूज करके हम क्या करते हैं, इंसेक्ट और टर्मिट और फंगी इन सब से बचाने की कोशिश करते हैं हम अपने टिम्बर को। नेक्स्ट है हमारा क्रियोसॉट ऑयल। क्रियोसॉट ऑयल क्या है, तो इस पे हमने क्या किया, हमने एक एयर, इसका क्रियोसॉट ऑयल बनता कैसे है, यदि पहले हम देखा तो ये टार के डिस्टिलेशन से बनता है, डिस्टिलेशन ऑफ टार, है ना। जो हमारा टार होता है उसका जब डिस्टिलेशन करते हैं तो हमको क्रियोसॉट ऑयल मिल जाता है ना। डिस्टिलेशन को हिंदी में आशवन बोलते हैं। आशवन विधि से हम टार को, जब हम टार का आशवन कर देते हैं तो हमको क्रियोसॉट ऑयल मिल जाता। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं टिम्बर केप्ट इन एयर टाइट। इस प्रोसेस में करते क्या है, तो हमने क्या किया, एक एयर टाइट चैम्बर लिया और उस पर हमने टिम्बर को रख दिया और उस पर हम क्या कर रहे हैं, क्रियोसॉट ऑयल को अप्लाई कर रहे हैं। और उस पर जब हमने एयर टाइट चैम्बर पे टिम्बर को रखा है तो उस पर जो प्रेशर है, प्रेशर को कितना रखना है, 0.7 से 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। और इस प्रेशर को हमको मेंटेन करके रखना है 2 to 3 आवर, 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको मेंटेन करेंगे, जिससे कि हमारा जो क्रियोसॉट ऑयल है वो टिम्बर में आसानी से पेनिट्रेट कर जाए, है ना, आसानी से पेनिट्रेट हो जाए। इसके कारण क्या होता है, ये एग्जाम पे आता भी है, इसके कारण क्या होता है, जो हमारी टिम्बर है उसकी ड्यूरेबिलिटी अप्रोक्सीमेट डबल हो जाती है। जितनी उसकी पहले ड्यूरेबिलिटी थी उससे जस्ट डबल हो जाती है उसकी ड्यूरेबिलिटी, है ना। इस कारण हम इसका यूज जो है टिम्बर पाइल्स बनाने में करते हैं, रेलवे स्लीपर बनाने में करते हैं, क्योंकि ये इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम सिलिकेट। बहुत आईएमपी है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट से हम टिम्बर को क्या बनाते हैं, फायर रेजिस्टेंस बनाते हैं, है ना। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सर एबल प्रोसेस कहते हैं। बेसिकली यदि हम बात करें सोडियम सिलिकेट, तो पहला स्टेप है जब हम इसको सर एबल प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं, जो सर एबल प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट यूज कर लेते हैं। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट, ठीक है। उसके जस्ट बाद हम क्या कर देते हैं, उसके बाद हम सेलेक्ट फ्लैट लाइन यूज कर लेते हैं, सेलेक्ट फैट लाइन हमने क्या कर ली, यूज कर ली, जो कि हमारा कैसा होता है, क्रीम लाइक सब्सटेंस है हमारा, जो हमारा फैट लाइन। फैट लाइन हम पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिलिकेट ऑफ सोडा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिलिकेट ऑफ सोडा यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो टिम्बर है वो कैसी बन जाती है, फायर रेजिस्टेंस बन जाती है ना। तो एग्जाम पे एक क्वेश्चन आता है, सर एबल प्रोसेस क्या कहलाती है, तो सर एबल प्रोसेस में हम सोडियम सिलिकेट का भी यूज करते हैं, उसके जस्ट बाद हम सेलेक्ट फैट लाइन का यूज करते हैं, और उसके बाद हम सिलिकेट्स ऑफ सोडा यूज करते हैं। यहाँ तक की चीज क्लियर है। इन सबको यूज करके हम टिम्बर, हमारी जो टिम्बर है उसको फायर रेजिस्टेंस बना देते हैं। यहाँ तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, है ना। कौन कौन सी मेथड है प्रिजर्वेशन करने के लिए टिम्बर को, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस हम इसको नाम याद रखना हमको इसका। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रशिंग, हम प्रिजर्वेटिव लेंगे और फिर बाद में उसको क्या कर देंगे, टिम्बर सेक्शन पे ब्रशिंग कर देंगे गुड क्वालिटी से। नेक्स्ट यदि हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा चेयरिंग। चेयरिंग क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा टिम्बर सेक्शन है, टिम्बर सेक्शन पे हम क्या कर देंगे, आग लगा देंगे, 15 mm की लेयर तक हम उसको जलने देंगे, और जलने के बाद फिर हम उस पर पानी डाल देंगे। तो जो हमारा टिम्बर सेक्शन है वो चेयरिंग हो जाएगा। चेयरिंग होने से क्या हो जाएगा, उस पर किसी प्रकार का फंगस का अटैक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिपिंग एंड स्टीपिंग। डिपिंग एंड स्टीपिंग में हम क्या कर देंगे, कोई हम जो भी हमारा प्रिजर्वेटिव है उस पर हम टिम्बर सेक्शन को डिप करके रख देंगे। नेक्स्ट है हमारा हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट। इस पे याद रखना, जो हम प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे उसका जो हम टैंक यूज कर रहे हैं उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 85 डिग्री सेंटीग्रेड टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर। हम क्या करेंगे, प्रेशर से मतलब अंडर प्रेशर से इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे टिम्बर सेक्शन पे, जहां पर भी हमारा क्रैक्स होंगे वहां पर हम प्रिजर्वेटिव प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग। हमारे पास एक स्प्रिंग पिस्टल होती है, उसकी सहायता से हम प्रिजर्वेटिव को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। तो ये सारी हमारी प्रोसेस है, मेथड है हमारी प्रिजर्वेशन करने के लिए। अब एग्जाम पे जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सी होती है, तो हमको याद रखनी है सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सी होती है, प्रेशर इंजेक्टिंग मेथड होती है। मतलब हम बोल सकते हैं इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर, ये मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। उसके बाद जो कम इफेक्टिव होती है वो होती है डिपिंग, उसके बाद जो कम होती है वो होती है हमारी स्प्रिंग, और उसके बाद जो कम इफेक्टिव होती है वो होती है हमारी ब्रशिंग। यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर
कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखेंगे फायर रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर। हमारी बहुत सारी टिम्बर ऐसी हैं जो फायर को रेजिस्ट कर सकती हैं और बहुत सारी टिम्बर ऐसी होती हैं जो फायर को रेजिस्ट नहीं कर सकती। जो टिम्बर हमारी फायर को रेजिस्ट कर सकती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी टिम्बर, है ना। रिफ्रैक्टरी टिम्बर जो होती है वो कैसी होती है, नॉन रीजनियस होती है ना। इस पर रीजन्स नहीं होते हैं। यदि रीजन्स होंगे तो आग पकड़ लेगी, जब ये नॉन रीजनस है तो ये इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी टिम्बर। इसके एग्जांपल में जैसे हमारा साल हो गया और टीक हो गया, ये सारे आएंगे एग्जांपल पर। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं नॉन रिफ्रैक्टरी टिम्बर, मतलब जो नॉन, जिसमें हम बोल सकते हैं कि रेजिनस होगी और रेजिन से यदि होंगे तो आसानी से वो क्या करेगी, आग को पकड़ सकती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन रिफ्रैक्टरी टिम्बर। इसके एग्जांपल में क्या आता है हमारा, जैसे हमारा चीर हो गया, देवदार हो गया, फर हो गया, ये सारे जो ट्री हैं वो सारे किसके अंतर्गत हो जाएंगे, नॉन रिफ्रैक्टरी टिम्बर। तो हम यदि किसी टिम्बर सेक्शन को कहीं पे भी यूज करना चाहते तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो फायर रेजिस्टिव हो, है ना। तो उसको हम फायर रेजिस्टिव बनाने के लिए दो प्रोसेस होती है हमारे पास, दो मेथड होती है। एक होती है एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल केमिकल और एक होती है हमारी सर एबल प्रोसेस। सर एबल प्रोसेस अभी समझाई है मैंने, और एक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल केमिकल्स। तो स्पेशल केमिकल्स का यूज करेंगे टिम्बर सेक्शन के ऊपर, उसको अप्लाई कर देंगे जिससे कि हमारी जो टिम्बर है वो कैसी हो जाएगी, फायर रेजिस्टिव हो जाएगी। तो फायर रेजिस्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर 2 कोट कर देंगे, किसके, सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स के या सोडियम आर्सेनिक के। तो हमारे पास जो स्पेशल केमिकल्स हैं वो केमिकल्स कौन से हैं, सोडियम आर्सेनिक और सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, है ना। इससे क्या होती है, स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास बढ़ जाती है। और ये जो केमिकल है हमारे, इसी केमिकल को हम क्या बोलते हैं, फायर प्रोटेक्शन कंपाउंड, या इसी को हम बोलते हैं एंटीपायरिन्स, है ना। यदि ये हमारे टिम्बर सेक्शन पे इसको अप्लाई कर देंगे तो इस पे क्या होती है, आग नहीं पकड़ती, यदि आग लगती पे तो इस पे फ्लेम नहीं आती है ना। यदि हम बात करते हैं एंटीपायरिन कंटेनिंग साल्ट, यदि हम इसको और बेस्ट